हाय दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की कौन सी गलती पर पिता ने खाया दामाद के हाथ से मार। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सामान खरीदने के लिए राधा बाजार गई हुई थी। बहुत देर हो जाने पर जब राधा घर वापस नहीं लौटी तो उसकी ससुराल वालों ने पूरा दिन हर एक परिचित के घर ढूंढने के बाद चिंतित होकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। आधी रात को अचानक पुलिस का फोन आया कि वह अस्पताल में है। पता पूछकर सभी लोग उसे देखने पहुंचे। अर्धमूर्छित अवस्था में उसने अपने पति विजय को बताया कि जब वह बाजार से लौट रही थी तो पीछे से आ रही कार में सवार 4 लोगों ने उसके मुंह को हाथों से जोर से दबाकर जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लिया। सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसे सड़क के किनारे छोड़कर भाग गए। कार की जलती हेडलाइट की रोशनी में किसी भले मानस ने उसे सड़क पर पड़ा देखकर अस्पताल पहुंचा दिया था। उसके पति विजय के चेहरे के भाव, जो पहले दुर्घटना की कल्पना करके सहानुभूतिपूर्ण थे, वो अचानक बलात्कार की बात सुनकर कठोर हो गए। उसने अभी तक अपने जिन हाथों को अपनी पत्नी के हाथों में उलझा रखा था, झटके से अलग किया और अपने परिवार वालों को तुरंत वापस घर चलने का आदेश दिया। परिवार वाले उसकी बात मानने को तैयार हो गए, क्योंकि दोनों के प्रेम विवाह के वे आरंभ से ही विरोध थे और यह विरोध उसके साथ प्रतिदिन के उनके व्यवहार से साफ झलकता भी था। लौटते हुए विजय ने अपनी ससुराल वालों को उनकी बेटी की स्थिति के बारे में सूचना देकर अपने कर्तव्य की इतसिरी समझी। राधा के माँ बाप सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंच गए। राधा 2 दिन अस्पताल में रही, लेकिन विजय एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। माँ बाप ने उसको फोन भी किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वे दोनों राधा को लेकर उसकी ससुराल पहुंचे तो उन लोगों ने कहा, जहां इसने मुंह काला किया है वहीं जाए, इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इनकी गलती क्या है? राधा के पिता ने पूछा तो विजय ने कहा, हमें क्या पता, यह अपनी मर्जी से गई है या कोई झूठी कहानी गढ़ रही है। यह सुनकर राधा जोर जोर से रोने लगी। उसने विजय के इस बदले रूप की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी सास बोली, मैं तो पहले ही विजय से कह रही थी कि इस कुलच्छनी के लक्षण ठीक नहीं है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अब मेरे बेटे को मेरी बात समझ में आ रही है। ले जाओ इसको यहाँ से, ऐसी कुलटा मेरी बहू नहीं हो सकती। यह सुनकर राधा के पिता ने आक्रोश में विजय को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसने उनका हाथ पकड़कर उनको जोर का धक्का दिया। उन्हें उठाने राधा गई तो उसे भी धक्का देकर निकल जाने को कहा। तीनों वापस जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगे तो राधा के पिता बोले, तुम अपने घर की बहू का अपमान करके उसे घर से निकाल रहे हो। तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। अब तुम चाहोगे तो भी यह कभी वापस नहीं आएगी। जितनी जल्द हो सके तलाक की कार्रवाई शुरू कर दो ताकि तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाए। इतना कहकर वे चले गए। विजय के माँ बाप तो चाहते ही थे कि कोई बहाना मिले विजय को राधा से अलग करने का। विजय को भी अपने निर्णय पर कोई अफसोस नहीं था। घर की शुद्धि के लिए पंडित बुलाया गया। उसको हवन करने का कारण बताया गया तो कार्य संपन्न होने के बाद उसने विजय के माता पिता से कहा, मैं अच्छी जन्मपत्री देख लेता हूँ, आपके बेटे की है तो दिखाइए। मैं उसके भविष्य के बारे में बताऊंगा कि उसका दूसरा विवाह कहाँ होगा। यदि कोई अड़चन होगी तो उपाय भी बताऊंगा। माँ पंडित के इस प्रस्ताव से फूली नहीं समाई। विजय इस अप्रत्याशित बात को सुनकर अपनी माँ और पंडित जी को मूर्ख दर्शन बनकर देख रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोले, माँ लपक कर अलमारी से उसकी जन्मपत्री निकाल लाई। पंडित जी ने सरसरी निगाह जन्मपत्री पर डाली और उंगलियों पर कुछ गणना करके कहा,
अरे इसका तो निश्चित ही बहुत जल्दी दूसरा विवाह है। पहले आपको किसी ने बताया नहीं? वह लड़की तो इस घर के लायक थी ही नहीं। हाँ, अभी एक दुविधा है जिसको मिटाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी सहमति हो तो बताऊं। इतना कहकर पंडित उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। माँ जो अभी तक उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी, उनके रुकते ही बोली, हाँ हाँ पंडित जी बताइए, आप जो भी कहेंगे हम अपने बेटे की खुशी के लिए करेंगे, आप बताइए तो सही। उनकी उत्सुकता देखते ही बन रही थी। अब विजय भी उनकी बातें तटस्थ होकर सुन रहा था। उसने शायद सोचा कि एक बार माँ के विरुद्ध जाकर उसने जो गलती की है वह अब नहीं दोहराएगा। पंडित जी बड़ी गंभीरता से जन्मपत्री पढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद बोले, एक तो जिस कमरे में विजय अपनी पत्नी के साथ रहता था, उस कमरे में अब ना रहे, क्योंकि वहाँ पहली पत्नी के बुरे साये का वास है। इसलिए उसमें रहकर वह कभी सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं व्यतीत कर सकेगा, बल्कि उसमें किसी को भी नहीं रहना चाहिए। फिर जन्मपत्री पर एक जगह उंगली टिकाते हुए बोले, अरे एक बात बड़ी अच्छी है कि आपकी बहू स्वयं आपके घर चलकर आएगी, किराए के लिए कमरा पूछती हुई। उसको मना मत कीजिएगा और वही कमरा उसे किराए पर दे दीजिएगा। लेकिन विजय के पिता की बात बीच में काटते हुए पंडित बोले, लेकिन वोकिन कुछ नहीं, जैसे भी हो उसके साथ निर्वाह करना है आपको। आखिर वह आपकी होने वाली बहू ही तो होगी और यह लड़की आपके घर के लिए बहुत शुभ होगी। उसके आते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस आप उसके आने का इंतजार कीजिएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ अगले महीने तक उसे आ जाना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। सबने उनके पैर छुए दक्षिणा देने लगे तो उन्होंने कहा, नहीं, बिना कार्य संपन्न हुए मैं दक्षिणा नहीं लेता। हाँ, संबंध हो जाए तो विवाह की रस्म अदा करने के लिए मुझे बुलाना मत भूल जाइएगा। इतना कहकर अपना झोला संभालते हुए वे दरवाजे की ओर लपके तो माँ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी, आपको हम कैसे भूल सकते हैं? आपने तो हमें रास्ता दिखाकर हमारे सारे कष्ट ही दूर कर दिए, धन्यवाद। लेकिन अपना मोबाइल नंबर तो दीजिए। अरे मैं मोबाइल रखना पसंद ही नहीं करता। पूजा के समय घंटी बजती है तो ध्यान भंग होता है। मैं उसी मंदिर में मिलूंगा जहां मिला था। मेरा नाम पवन है, किसी से भी पूछ लीजिएगा। पंडित के जाने के बाद सभी एक दूसरे को अवाक देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ बोली, मैंने ऐसा पंडित नहीं देखा जिसे दक्षिणा का भी लालच ना हो। और दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर तथा नतमस्तक होकर मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद नई बहू के आगमन की तैयारी में कमरे को खाली किया गया और वह दिन भी आ गया जब एक सुंदर सी युवती किराए के लिए कमरा ढूंढती हुई उनके घर आ पहुंची। घर के सभी लोग उसको ऐसे देख रहे थे मानो कोई सुखद सपना वास्तविकता में परिवर्तित हो गया हो। उसके हाव भाव तथा लिबास को देखकर थोड़ा सकुचाते हुए माँ बोली, बेटी एक कमरा है तो हमारे पास, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं है। उनकी बात बीच में ही काटते हुए वह युवती बोली, कैसी बात करती हैं आंटी, मुझे सिर्फ रात काटनी है, पूरा दिन तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, खाना भी वहीं खाती हूँ। शनिवार और इतवार को अपने मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ। कमरा देखते देखते उस युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन उसके माता पिता हर समय उसके विवाह को लेकर उसके पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए वह उनसे दूर रहकर नौकरी कर रही है। उसकी जिद है कि जब तक उसे उसकी पसंद का लड़का नहीं मिलेगा वह विवाह नहीं करेगी, क्योंकि आजकल अधिकतर लड़के चरित्रहीन होते हैं। माँ मन ही मन फूली नहीं समाई कि उसके बेटे से अधिक चरित्रवान
और कौन होगा। उन्हें पंडित जी की भविष्यवाणी सत्य होती हुई प्रतीत हुई। युवती जिसने अपना नाम चांदनी बताया था सामान सहित उनके पास रहने को आ गई और बहुत जल्दी परिवार में घुल मिल गई। इससे पहले कि विजय उसमें रुचि लेता वही उसमें दिलचस्पी दिखाने लगी। माँ भी अपनी भाभी बहू की तरह उससे व्यवहार करने लगी। एक बार सारे परिवार को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में शिरकत करने के लिए 3 से 4 दिनों के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। जाते समय संकोच बस कि चांदनी को बुरा ना लगे, सारा घर खुला छोड़कर ही वह विवाह में सम्मिलित होने चले गए। वहां पर अपने घर में भी शहनाइया की गूंज की कल्पना करके माँ के पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। चौथे दिन सभी आंखों में सपने सजोए घर लौटे तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है। वह यह कल्पना कर बहुत खुश हुए कि चांदनी आज ऑफिस से छुट्टी लेकर उनका घर पर इंतजार कर रही है। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर पैर रखा पैरों के तले की जमीन खिसक गई। पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। जिन अलमारियों को सहेजने में माँ का अधिकतर समय बीतता था वह विधवा की मांग की तरह उजड़ी दिखाई पड़ रही थी। सारा सामान धराशाही और जेवर का डब्बा नदारत देखकर वह सभी सन्न रह गए। अचानक विजय चांदनी के कमरे की ओर दौड़ा। कीमती सामान से सुसज्जित कमरा वीराना हो गया था, जैसी किसी ने उसे धोपोष दिया हो। सबको वस्तु स्थिति समझने में देर नहीं लगी और लिटे पिटे सकते की हालत में शब्दहीन सिर पकड़कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सारे सामान का जायजा लिया गया तो कम से कम 20 लाख रुपए की चपेट में वे आ गए थे। थोड़ा सामान्य होने के बाद विजय उस पंडित से मिलने के लिए मंदिर गया तो पूछने पर पता लगा कि वहां पवन नाम का पंडित कभी कोई था ही नहीं। झूठी खुशी प्राप्त करने की चाहत में अच्छे कर्म करने के स्थान पर अंधविश्वास में पड़कर पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। सास औरत होकर भी अपनी बहू का दर्द नहीं समझ पाई। उसके पिता के शब्द उनके कानों में गूंजने लगे कि घर की बहू को घर से निकालकर वे कभी सुखी नहीं रह सकते। आज सच में बहू का अनादर करने से उनके लालचीपन और अंधविश्वास का परिणाम सत्य का जामा पहनकर सामने खड़ा था। वह लोग प्रायश्चित करने के लिए राधा के घर भी गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पता चला कि वह किसी दूसरे के घर की शोभा बन चुकी थी।